हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार आज से 12th का मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। 12th का मैथ बहुत सारे विद्यार्थियों को टफ लगता होगा क्योंकि गत वर्ष से कोविड-19 ने लोगों को इतना परेशान किया कि रेगुलर सही ढंग से क्लास नहीं हो सका। मैं 12th का पहला जो एक्सरसाइज है आपका वो तो होता है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो जिन विद्यार्थियों ने 11th का क्लास नहीं किया है उन्होंने ये जो है संबंध फलन सही ढंग से समझ में नहीं आ सकता है। तो आवश्यकता पड़ती है संबंध फलन को समझने के लिए पहले आप 11th के कुछ टॉपिक्स जो आपका मतलब समुच्चय में है उसको समझ लें। समुच्चय, यदि आप इस चीज को समझ लेते हैं कि समुच्चय क्या है तो समुच्चय के आधार पर हम इसको आगे आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो पहले इसको समझने के लिए संबंध फलन को समझने के लिए हम पहले प्रारंभ करते हैं समुच्चय से। 11th के कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारा 12th का ये जो हमारा पहला यूनिट है रिलेशन फंक्शन ये आपको समझ में आसानी से आ सके। ये आपका 12th का टॉपिक है। यहाँ पे हम पहले समझते हैं 11th के टॉपिक्स को। समुच्चय अर्थात सेट। सेट है क्या? जैसे कि आप समझते हैं कि मार्केट में हम लोग जाते हैं और कहते हैं कि एक सेट प्लेट दीजिए या एक सेट, जैसे कि एक सेट प्लेट अब अपना मांग दिया या आपने कहा एक सेट जो है सो कप दे दीजिए। तो आपने देखा होगा कि दुकानदार जो आपको देता है एक सेट, उस सेट में एक ही टाइप का एक डब्बा देगा और उस डब्बे में एक ही टाइप का कप आपने मांगा तो कप का सेट होगा, या आपने प्लेट मांग दिया तो प्लेट का होगा, लेकिन जो भी उसमें होगा सब एक ही टाइप का होगा। अर्थात हमको ये समझ में आ जाता है कि समुच्चय क्या है? एक ही प्रकार के वस्तुओं का संग्रह। मतलब समुच्चय से हमको समझ में आ जाता है समुच्चय क्या है? एक ही प्रकार के वस्तुओं का संग्रह। ये तो हमारा क्लियर रहता है। आप यदि इसे परिभाषित करना चाहें तो आप इसी में कह सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, यदि इसकी हम परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा बन जाएगी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि समुच्चय तो हमने कह दिया कि सुपरिभाषित वस्तु होगा, उसके संग्रह जो होगा उसको हम समुच्चय कहेंगे। तो यहाँ पे मैथ में हम कैसे इसको सूचित करें, मैथ में इसका कैसे यूज करें? तो बात ये उठता है कि हम किसको कहेंगे। जैसे सुपरिभाषित वस्तु किसको कहोगे? वस्तु तो यहाँ पे है नहीं, मैथ में हम बात कर रहे हैं तो मैथ में तो अंक होता है। तो यहाँ पर जो होगा कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैथ के दृष्टिकोण से कहें तो हम कहेंगे सम संख्या का समुच्चय, या आप कह सकते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय, या आप कह सकते हो पूर्ण संख्या का समुच्चय। ये सारे के सारे समुच्चय होंगे। इसमें और भी बात आपको याद रखना पड़ेगा कि समुच्चय को हम जब भी इंडिकेट करते हैं, जब भी उसको सूचित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर अर्थात कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये आप उसे सूचित कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया समुच्चय का बेसिक सा एक परिभाषा और इसका संकेत। अब हम समझते हैं कि समुच्चय में और क्या क्या बातें आती हैं। इसको मिटा रहे हैं। हम समुच्चय के अंदर ही बात कर रहे हैं। जैसे कि यदि समुच्चय में हम बात करें, इसके कुछ संकेत हैं जो मानक संकेत फिक्स हैं। जैसे यदि आप कहते हो प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो आप इसे सूचित करोगे
तो इसे आप सूचित करोगे कैपिटल एन से। यदि हम कहें वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो इसको सूचित करेंगे आर से। यदि हम चलें पूर्णांकों का समुच्चय ले लें, पूर्णांक का समुच्चय यदि लिया जाए तो इसको सूचित करेंगे जेड या आई से। यदि आप परिमेय संख्या के समुच्चय को सूचित करना चाहें तो परिमेय संख्या के समुच्चय को सूचित करेंगे क्यू से। अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्या तो ऋणात्मक होता नहीं है। ऋणात्मक तो वास्तविक हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, परिमेय हो सकता है। यदि हम इन तीनों पर बात करें, यदि हम बात कर रहे हैं कि धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो इसे सूचित करेंगे वास्तविक संख्या का होता है आर, तो आर ले लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर या नीचे प्लस का सिंबल डाल देंगे। धनात्मक है तो प्लस। उसी प्रकार यदि हम बात करें धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय, तो पूर्णांक को हम सूचित करते हैं जेड या आई से, तो इसे सूचित करेंगे जेड और इसके ऊपर में प्लस लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम धनात्मक परिमेय संख्या को यदि हम बात करें, इसको कैसे सूचित किया जाए, तो धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय, तो इसे सूचित करेंगे Q प्लस। ये हमारे कुछ मानक संकेत हैं जिन्हें इसके लिए हमेशा इसी का यूज करेंगे। और आपको जब भी दिखाई दे 11th की बात हो या 12th की बात, तो इन बातों को, इन संकेतों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। प्राकृत संख्या के लिए n, वास्तविक संख्या के लिए r, पूर्णांक के लिए z या i, परिमेय संख्या के लिए q, धनात्मक वास्तविक संख्या r प्लस, धनात्मक पूर्णांक z प्लस और धनात्मक परिमेय संख्या के लिए q प्लस। तो हमारा ये टॉपिक भी आपको लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा कि समुच्चय को क्या होता है और उसे हम सूचित कैसे करते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसी टॉपिक के अंतर्गत बात ये उठता है कि यदि हम किसी बात को बोलें कि सम संख्या का समुच्चय, हमने कहा तो दिया कि सम संख्या का समुच्चय, आपने तो ये तो कह दिया कि सम संख्या का समुच्चय, तो क्या हम ऐसे कह दें हमेशा तो मेरा काम चलेगा? तो मैथ में ये सब इतना लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए हमें कुछ ऐसे संकेत और ऐसे कुछ इसके प्रदर्शित करने कुछ तरीके होंगे जिन्हें हम आसानी से कर सकें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सम संख्या के समुच्चय की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने देखा कि सम संख्या में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, जैसे में आ सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे के सारे आ जाते हैं सम संख्या में। अर्थात इन्हीं संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो आया, इन्हीं संख्या का जो संग्रह होगा उसको हम कहेंगे सम संख्या का समुच्चय। तो आखिरकार ये तो समझ में आ रहा है कि 2, 4, 6, 8 हो गया, तो इससे इसका जो संग्रह होगा उसको समुच्चय कहेंगे। तो आखिरकार हम इसको दर्शाएं कैसे, इसको दिखाएं कैसे, सवाल ये उठता है। और 2, 4, 6, 8 जो हुआ सो इस समुच्चय का क्या हुआ? तो आप इस बात को समझते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक परिवार है, परिवार में कुछ मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन ये सब होंगे। तो वो लोग परिवार में कौन से हैं, परिवार का क्या है? जैसे वो लोग आपके मम्मी हुए, पापा हुए, भाई बहन, सभी लोग परिवार के एक सदस्य हैं। उसी प्रकार यदि हम कहें सम संख्या का समुच्चय, तो इसका मतलब होता है कि 2, 4, 6, 8 जो होगा इस समुच्चय का सदस्य होगा। इसी बात को हम कुछ और भी समझ सकते हैं और तरीका से। इसको हम दिखाते कैसे हैं, जैसे कि हमने कहा सम संख्या का समुच्चय, और हमने पहले, आपको याद हो तो पहले ही हमने कहा था कि समुच्चय को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम इसे कैपिटल लेटर ले लें, एक कैपिटल लेटर मान लेते हैं A, और सम संख्या के समुच्चय को दिखाना हो, तो आप याद रखोगे कि जब भी हम समुच्चय को सूचित करेंगे मध्यम कोष्ठक के अंदर ही डालेंगे। कभी भी मध्यम कोष्ठक के अलावा आप छोटी या बड़ी यदि डालते हो तो वहीं पे इसे गलत कर दिया जाएगा। आप इसे हमेशा याद रखो कि मध्यम कोष्ठक ही डाला जाएगा। और सम संख्या में होता है 2, 4, 6, 8 ये सब। तो ये सब जो हुआ सो सब इसका समुच्चय A का सदस्य कहलाता है।
अब इसको सूचित कैसे करेंगे? तो कोई भी सदस्य, किसी भी समुच्चय के सदस्य को हम बिलोंग्स टू से सूचित करते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं टू, तो टू क्या है? समुच्चय ए का सदस्य है, तो हम लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए। फोर क्या है? तो फोर बिलोंग्स टू ए, फोर ए का सदस्य है। लेकिन इसी के जगह पे यदि हम डाल देते थ्री, तो क्या थ्री बिलोंग्स टू ए है? नहीं, थ्री इसमें नहीं है, तो लिखेंगे थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमारा ये पार्ट आपको लगता है, हमें लगता है कि इतना पार्ट आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद हम देखते हैं कि समुच्चय को व्यक्त करने की क्या क्या विधियां हैं। समुच्चय को व्यक्त करने की विधि को समझते हैं। समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, व्यक्त करने की विधि। तो आप याद रखिए कि समुच्चय को व्यक्त करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं रोस्टर विधि कहो या सारणी विधि कहो। पहला होता है आपका रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, बिल्डर फॉर्म जिसे आप कहते हैं। ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि। हम बात कर रहे हैं पहला की, रोस्टर विधि में क्या करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं रोस्टर विधि। इस विधि में क्या करना है? रोस्टर विधि, इस विधि को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस विधि में मतलब समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि में हम मध्यम कोष्ठक के अंदर समुच्चय के सभी अवयवों को एक एक कर कॉमा देते हुए लिखते हैं। मैंने क्या कहा कि समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि के अंतर्गत मध्यम कोष्ठक में समुच्चय के में आने वाले सभी सदस्यों को एक एक कर कॉमा देते हुए लिखते हैं। समझते कैसे? कि हमने मान लिया कि एक हमने ले लिया, सपोज दैट मान लेते हैं एक समुच्चय है अभाज्य संख्या का समुच्चय, अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो बात यह है कि इस समुच्चय को हम कैसे सूचित करेंगे? इसको व्यक्त करने के लिए आप एक, पहले तो हमने कहा था कि एक कैपिटल इसको मान लेते हैं। तो पहले आप एक कोई कैपिटल मान लो, ए बी सी डी, आपकी जो इच्छा करें मान लेते हैं, सपोज दैट ए। और अभाज्य संख्या, तो आपने क्या नियम सुना? नियम हमने बताया मध्यम कोष्ठक के अंदर एक एक करके कॉमा देते हुए लिखना। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन होता है? तो 2, 4, 6, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। तो इस प्रकार से जो व्यक्त करने की विधि है इसी को हम कहते हैं रोस्टर विधि। और दूसरा तरीका आता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। इसमें समझते हैं समुच्चय को व्यक्त करने की इस विधि के अंतर्गत हम मध्यम कोष्ठक के अंदर, मध्यम कोष्ठक के अंदर x सच दैट x या x कॉलन x के बाद कॉमा देंगे और उसके बाद समुच्चय के अवयव से संबंधित उसके रिलेशन, सूत्र या संकेत को लिखते हैं। यदि आप उस प्रकार से उसको व्यक्त करते हैं तो वही क्रिया कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि। ये समझते हैं, जैसे कि मान लिया हमने एक कह दिया एक समुच्चय है सम संख्या का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय। तो इसको यदि व्यक्त करने के लिए यदि इसका हम समुच्चय का नाम यदि b मान लें तो मध्यम कोष्ठक पहले लेंगे। और हमने नियम क्या कहा था? मध्यम कोष्ठक के अंदर x सच दैट x, यदि आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x कॉलन x। सॉरी, इसे देख लेते हैं।
व्यक्त करने के लिए सम संख्या के समुच्चय को यदि आप सूचित करना चाहते हो तो आप समुच्चय निर्माण विधि में आप ऐसे इस प्रकार से सूचित कर सकते हो, जैसे कि आपको एक नाम मान लो एक, और मध्यम कोष्ठक के अंदर पहले लिखोगे आप x सच दैट x, या यदि आप चाहो तो इसी को आप लिख सकते हो x कॉलन x, और ये सम संख्या है तो आप लिख सकते हो एक सम संख्या है। ये आसान भाषा में एक सम संख्या है। और यदि आप इसी चीज को आप दूसरे तरीका से सूचित करना चाहें तो आप लिख सकते हैं x such that x belongs to 2n where n belongs to कैपिटल N। तो यहां पर आप देख सकते हो, बस इतना आप कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। n नेचुरल नंबर का सदस्य है, तो नेचुरल नंबर में कौन होता है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम डाल दें 1 2 3 4 5। यदि आप 1 डालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 डालते हो तो 2 2 जा 4, एकदम आपका सम संख्या आ ही जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी सूचित कर सकते हो, ऐसे भी सूचित कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो आप किसी भी तरीके से आप लिखो, ये आपका गलत नहीं होगा। तो आज हमने बताया कि समुच्चय क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, इसमें समुच्चय का कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है, और वो जो आप सीखिएगा कार्तीय गुणन तो वही होता है आपका संबंध के उद्गम का कारण। तो सबसे पहले आप यदि इस बात को अच्छी तरह से आप एक बार देख लीजिए, एक बार दो बार देख करके अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद कल के क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे के बेसिक्स के बारे में। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।